हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और इसको आज के ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। दोस्तों, सैग झोल आपका जो इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें जितने भी इसके टाइप हो सकते हैं, अर्थात सैग के अंतर्गत जितना भी इसका कैलकुलेशन है, क्या क्या पॉइंट है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पूरे पॉइंट को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इस वीडियो को क्रिएट करने में या इस पूरे पॉइंट को लिखने में बहुत मेहनत लगी है, तो और पूरे पॉइंट को मतलब पूरे आपके सैग के अंतर्गत जितने टॉपिक हैं इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं सैग क्या है। पिछली वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप पावर प्लांट का देखना चाहते हैं, या फिर आप आईसी की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी चल रही है उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाइए वीडियो को देखिए। एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन रखें। कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो की नोटिफिकेशन सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सैग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सैग क्या होता है। सैग का हिंदी में जो इसको कहते हैं झोल। क्या कहते हैं? झोल। सिंपल सा आपको यहाँ पर समझना, मैंने ये एक पहले फिगर यहाँ पर आपको दिखाया है, इसको पहले समझ लीजिए। इसको हम आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो पोल है आपके। आराम से बैठ जाइए, कम से कम ये 30 से 40 मिनट 50 मिनट जो समय लगेगा, यहाँ पर आपको डिटेल में पूरा एक चैप्टर आपका 40 से 50 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आराम से इस पूरे चैप्टर को एंजॉय कीजिए, मैं पूरा पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? पोल। पोल का मतलब यहाँ पर दो टावर हैं, दो खंबे हैं। इन दो खंबे के बीच जैसे कि हमने लिया एक वायर है, मतलब आपके दो टावर हैं, उनके बीच एक आपका जब वायर लगा होता है, उस वायर में किसी कारणवश, अर्थात जब दो टायर के बीच, दो टावर के बीच में, दो पोल के बीच में जो वायर लगा है उसमें आपका उसमें ढीलापन आ जाता है, तो उसी ढीलेपन के कारण उसमें जो झोल आता है उसी को हम सैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैग। तो आप देखेंगे एक सीधा जो कंडक्टर था, अब ये कंडक्टर इस प्रकार से हो गया। कैसे हो गया? ऐसे। तो ये क्या हो गया? कंडक्टर में झोल आ गया। तो ये जो झोल है ये किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है सर, इसमें कौन कौन से पॉइंट इसमें इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा आपको अभी ये आपको ओवरव्यू दिया है, आप पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सिरोपरी लाइन के चालक में स्वयं के भार के कारण होने वाले झोल को सैग कहते हैं। देखिए, स्वयं का भार हो या फिर आइस मतलब बर्फ के कारण जो भार एक्स्ट्रा आता है, या फिर हवा के कारण जो भार आएगा, उनके कारण होने वाले झोल को हम सैग कहेंगे। सिरोपरी लाइन में ही आपका झोल होगा। देखिए, अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसमें किसी प्रकार का झोल नहीं होना। झोल मतलब सैग, समझिए बात को। तो आपका जैसे दो पोल है, उनके बीच जो कंडक्टर सीधा ऐसे इस पोल के बीच बंधा होना था, ठीक है, इंसुलेटर के माध्यम से हमको बांध के रखना था, उसी कंडक्टर में आपका थोड़ा झुकाव आ गया, इसी झुकाव को हम झोल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, थोड़ा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। देखिए, सैग की अगर पॉइंट की बात करें तो गर्मी के मौसम में, अर्थात जैसे इस समय चल रहा है गर्मी के मौसम में सैग अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जो कंडक्टर लगा हुआ है, एल्यूमिनियम या कॉपर के कंडक्टर जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर के बढ़ने से इसका लेंथ बढ़ेगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? लेंथ बढ़ने से इसमें झोल बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया, गर्मी के मौसम में इसमें सैग अधिक हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्दी के मौसम में सैग मिनिमम होता है, अर्थात कम होता है। किसके कंपेरिजन में? गर्मी की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें जो आपका कंडक्टर होता है गर्मी में, वो आपका सिकुड़ जाता है ना। गर्मी में आपका क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ट्रेन की पटरी के बारे में आपको एग्जाम्पल पता है कि ट्रेन की पटरी क्या होती है, कि बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, कि गर्मी के मौसम में उसका लोहे का जो आपका प्रसार होता है, उसके प्रसार के कारण क्या होता है, उसमें जो प्रसार होता है तो उसके कारण उसका मतलब बीच में जो गैप है वो भर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर आप ठंडी में देखेंगे तो सिकुड़ जाता है, अर्थात फिर से स्पेस हो जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है दोस्त उसके बीच स्पेस, कि गर्मी में जब इसका लोहे का प्रसार आपका हो, जो ट्रेन की पटरियों में होता है, तो उनके बीच जो स्पेस दिया गया है उसमें वो आपका सेट हो जाए, अर्थात उसमें सेट हो जाए। अगर स्पेस नहीं दिया जाएगा तो पटरियाँ बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, इसीलिए स्पेस दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं कंडक्टर को कह रहा हूँ कि जब आपका गर्मी में होगा तो लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ने का मतलब उनमें झोल सैग आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। किसमें? गर्मी के मौसम में। सर्दी में सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे सिंपली डिफिनीशन की, तो ओवरहेड लाइन में दो सपोर्ट्स
मतलब ये आपके जो पोल हैं, टावर हैं, जो भी कहें, जो आप सिंपली देखते हैं दो पोल के बीच में जो आपके वायर लगे होते हैं उनको समझिए दो पोल के बीच में, दो पोल के बीच में इंसुलेटर से कसे हुए हॉरिजेंटल कंडक्टर के झुकाव को सैग कहते हैं। हॉरिजेंटल कंडक्टर का मतलब ये दो पोल हैं, ये हॉरिजेंटल होता है, ये आपका जो होता है ये हॉरिजेंटल होता है, और ऐसे हम वर्टिकल कहते हैं। तो हॉरिजेंटल कौन हुआ ये, तो आपके दो पोल के बीच में ऐसे ही वायर लगा रहता है। तो इसमें जो इन पोल के बीच में टेम्परेचर के बढ़ने के कारण या गर्मी में आपका सैग आता है, झोल आता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इस झुकाव को क्या कहते हैं, सैग। देखिए अब पॉइंट वाइज बात करते हैं। स्पैन क्या होता है, स्पैन अगर हम बात करें, स्पैन को हिंदी में पार्ट बोलते हैं। देखिए सिंपली आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करें जिससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। स्पैन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, ओवरहेड लाइन में निकटवर्ती दो सपोर्टर्स, दो पोल या दो आपके टावर के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं। यहाँ पर अगर स्पैन कहें तो अगर P और Q, जैसे एक पोल P है दूसरा पोल Q है, इनके बीच कंडक्टर लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, तो इनके बीच की जो दोनों पोल के बीच की दूरी होगी वही आपकी स्पैन होगी। अर्थात अगर दोनों पोल के बीच की दूरी L है, मान लीजिए हमने L लेंथ है इसकी, तो यहाँ पर इसकी स्पैन कितनी होगी, L होगी। मतलब दो निकटवर्ती पोल के बीच की दूरी को ही स्पैन कहते हैं। अब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जो सैग होता है वो किस किस पे अफेक्ट करता है या प्रभाव इसका किस किस पे पड़ता है। अगर सैग है तो सैग पर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट होगा जो सैग को प्रभावित करेगा। पहला पॉइंट, वेट ऑफ कंडक्टर, अर्थात मेरे दोस्त जो आपका ये पोल के बीच कंडक्टर लगा हुआ है, जो पोल के बीच आपका कंडक्टर लगा हुआ है, अगर इसका वेट ज़्यादा होगा, अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो कंडक्टर में ऑटोमेटिक आपको झुकाव आएगा। क्या आएगा, झुकाव इसमें होगा। अगर यहीं पर इसमें कंडक्टर का वेट कम है तो इसमें झुकाव कम होगा, अर्थात सैग कम होगा। तो इसलिए पहला पॉइंट ध्यान से समझिए, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर, अर्थात कंडक्टर के भार पर। समझ पा रहे हैं। इसीलिए दोस्त आप देखते हैं कि यहाँ पर ACSR कंडक्टर में जो आपका होता है उसमें आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। आपको मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का हो या फिर कॉपर का हो, सभी कंडक्टर को डिटेल में समझाया है, बताया है। ACSR कंडक्टर या AA कंडक्टर या AAA कंडक्टर, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट कीजिए, सभी टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर मैं ये आपसे कह रहा था कि वेट ऑफ कंडक्टर, जैसे ACSR कंडक्टर होता है वो कॉपर कंडक्टर की तुलना में हल्का होता है। वैसे भी पता है आपको कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है और जो आपका कॉपर है उसमें से वेट किसका कम होगा, तो आपका अगर देखेंगे तो आपका एल्यूमिनियम हल्का होता है कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए ACSR कंडक्टर इसलिए ज़्यादा बेटर होता है, और आपका एल्यूमिनियम जो ACSR कंडक्टर है वो कॉपर की तुलना में क्या होता है, ये सस्ता भी होता है और आसानी से मिल भी जाता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो पहली पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जो सैग ज़्यादा हो रहा है वो उसमें रीजन क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर, अर्थात कंडक्टर का वेट कम होगा तो सैग कम, कंडक्टर का वेट ज़्यादा होगा दो पोल के बीच तो आपका सैग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमने लिखा है सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ आइस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी बर्फीली एरिया में जब आपकी जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली ये जाती है, तो वहाँ पर भी तो बिजली जाती है, जहाँ पर बर्फीली, जैसे कश्मीर एरिया लेंगे या जहाँ पर बर्फीली एरिया क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जब आपकी सप्लाई जाती है तो वहाँ पर जैसे कंडक्टर लगे हुए हैं तो उन कंडक्टर का तो एरिया है ही, मतलब वो कंडक्टर तो है ही, साथ में उन कंडक्टर के ऊपर बर्फ जम जाती है। क्या होता है, आप देखते होंगे उन कंडक्टर के ऊपर जब बर्फ गिरती है तो उन कंडक्टर के ऊपर भी जम जाती है। तो ऐसा इस जब डिपॉजिट होता है उसके ऊपर बर्फ, तो ऐसा क्या हुआ कि उसका सेल्फ का वेट तो था ही कंडक्टर का, ओके, तो उसके कारण उसमें कुछ झोल था, लेकिन जब उसके ऊपर, जब कंडक्टर के ऊपर बर्फ के गिरने का बर्फ उसके कंडक्टर के ऊपर जम गई तो उसका वेट और बढ़ गया, अर्थात सेल्फ वेट, खुद का वेट प्लस आपके आइस का वेट, तो टोटल आपका कह सकते हैं W प्लस WI। इसको भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। ये समझिए, वेट मतलब भार, दोनों का भार आपका नीचे की तरफ लगेगा तो वेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो सैग क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ आइस। कुल मिलाकर इतना आपको समझना है कि कंडक्टर पर वेट बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट,
सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एयर प्रेशर, अर्थात एयर प्रेशर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपकी देखिए सिंपल फील कीजिए कि अगर कंडक्टर ऐसे दो टावर के बीच में लगा हुआ है तो सिंपली उसमें अपना खुद का भार होगा, तो उसके कारण जो सैग होगा उसको हमने मान लिया। अगर वहाँ पर बर्फ है तो उसके कारण सैग और बढ़ जाएगा। अगर साथ में वहाँ पर एयर मतलब एयर प्रेशर, आंधी चल रही है, हवा तेजी से चल रही है, तो उसके कारण भी उस पर प्रेशर बनेगा आपके कंडक्टर पर। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, यहाँ पर कंडक्टर पर ये इफेक्ट, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं सैग को। तो पहला तो खुद का वेट, या फिर आइस वेट जम जाए, या फिर आपके एयर का प्रेशर हो जाए। तो इन सभी के कारण क्या होगा, इन सभी के कारण आपका सैग क्या होगा, बढ़ेगा, सैग बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, सैग जो है वो स्पैन लेंथ के स्क्वायर होता है, अर्थात सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी आपको बताया कि दो पोल की बीच की जो दूरी है वो आपकी स्पैन होती है। स्पैन का मतलब आपकी यहाँ पर पार्ट, उसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश बेटर रखिए। इसका क्या होगा, दो पोल के बीच की दूरी, एक को हमने ए मान लिया, दूसरे पोल को बी मान लिया, दो निकटवर्ती पोल के बीच की दूरी को ही हम स्पैन कहते हैं, और ये स्पैन एल है। अगर सैग और स्पैन के रिलेशन की बात करें तो ये होता है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको, ये फार्मूले के बेस पर एल स्क्वायर आया हुआ है। अभी इतना ध्यान रखिए कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, सैग आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ कहें या फिर टेंशन कहें, टेंशन बोले तो तनाव, अर्थात दोस्तों सिंपल सा समझिए, ये आपके टावर हैं, इन टावर के बीच अभी ये वायर लगा है। इस टावर में जो आपका कंडक्टर है दो पोल के बीच में, इन दो पोल के बीच जो आपका कंडक्टर, इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, झोल। अभी मैं झोल आपको बताता हूँ, झोल क्या होता है। ये जैसे कि आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपका यहाँ पर है, ये दो पोल हैं, ठीक है, ये दो पोल हैं, इनके बीच ये कंडक्टर यहाँ पर बंधा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि ये कंडक्टर में जब झोल आता है, इस प्रकार झोल आया, तो ये जो कंडक्टर यहाँ होना था वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है, यही आपकी सैग होती है। समझ पा रहे हैं, यही आपकी सैग होती है, मतलब जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और जो झुकाव हो गया उसके बीच की दूरी आपकी सैग है। ये तो सैग हुआ। तो टेंशन क्या है, तो टेंशन ये है दोस्त, सिंपल समझिए, ये आपका जो कंडक्टर था, ये ए पोल है, ये बी पोल है, ठीक है, ये ए पोल है, ये बी पोल है। तो यहाँ पर इसमें जो सैग हुआ है, इसमें जो सैग हुआ है कि टेंशन होगा कहाँ, पहले समझिए, टेंशन होगा कहाँ, जो आपका कंडक्टर है ये पोल पर टी टेंशन होगा, इधर आपका टी टेंशन, टी का मतलब टेंशन से हम दर्शा रहे हैं। तो टेंशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो टेंशन जितना ज़्यादा झुकाव होगा उतना ज़्यादा इसमें टेंशन तनाव बढ़ता जाएगा। सिंपल सा समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका वायर नीचे की ओर झुकाव इसमें हो रहा है, मतलब सैग बढ़ता जा रहा है, नीचे झुक रहा है, वेट बढ़ रहा है, आइस का वेट प्लस एयर प्लस खुद का वेट, तो नीचे झुकेगा। अगर झुकेगा तो यहाँ पर तनाव इसके पोल पर, जहाँ पर कंडक्टर ये आपका वायर लगा हुआ है, इस पर इस वायर पर, इस वायर के इस पार्ट पर क्या हो, तनाव बढ़ता जाएगा, तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन। टेंशन का मतलब अगर आपका सैग बढ़ेगा, सैग बढ़ेगा, मेरे कहने का मतलब आप सिंपली ऐसे समझिए, ये दो आपके टावर लगे हैं, ये आपका क्या है, कंडक्टर, ये कंडक्टर लगा है। अगर ये कंडक्टर, देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका तनाव बढ़ता है तो सैग घटेगा, तनाव बढ़ता है तो सैग घटेगा। तो ये अगर आपका ये इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसका तनाव आप बढ़ाएंगे, मतलब तनाव का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब एक प्रकार का फोर्स। अगर इस साइड का आपका ये टेंशन टी है, यहाँ का भी टेंशन आपका टी है, अगर इसको आप इधर से एक हाथ से इसको पकड़िए, एक हाथ से आप इसको पकड़िए और दोनों को पकड़कर खींच लीजिए, दोनों को, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हम टी के मान को बढ़ा रहे हैं तो सैग क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब ये अपनी पोजीशन, ये अपनी प्राइमरी पोजीशन पर, जो फर्स्ट इसकी पोजीशन यहाँ पर थी और जो नीचे चला गया था, अगर हम इस टेंशन टी के मान को बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप टेंशन बढ़ाएंगे, अगर टेंशन आप बढ़ाएंगे, टेंसाइल फोर्स बढ़ाएंगे, तो सैग का मान कम होगा, सैग का मान क्या होगा, कम होगा। या कह सकते हैं कि अगर सैग का मान बढ़ेगा तो आपके सैग का मान अगर आपका बढ़ेगा तो आपके टेंशन का मान, टेंसाइल स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा झुकता जाएगा उसके टी का मान घटता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, समझिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा, और अगर सैग बढ़ेगा तो जो उसकी टेंशन है वो आपकी घटेगी।
जैसे जैसे आपकी ऊपर की तरफ वो जाएगा, जिससे सीधा होगा उसका टेंशन बढ़ता है, लेकिन जब नीचे आएगा तो उसका टेंशन घटेगा। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर अगर घटता है, मतलब कंडक्टर आपका अगर उसके बीच, मतलब कह सकते हैं ठंडी के एरिया में कह सकते हैं, जब ठंडी में होगा तो कंडक्टर का अगर कंडक्टर का टेम्परेचर आपका कम होता है तो सैग भी कम होगा। अगर सैग कम होगा तो टेंशन बढ़ेगा। अब हम आपसे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैग की। कैलकुलेशन ऑफ सैग क्या होता है इसको समझिए। मतलब हम सैग के फार्मूले को यहाँ पर निकालेंगे, कितना आता है उसको हम समझेंगे। तो देखिए मैंने इस साइड में फिगर जो बनाया इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर एक आपका पोल ए है और दूसरा पोल आपका बी है। इसके बीच आपका एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर मतलब दो पोल के बीच जैसे वायर लगा रहता है वही आपका वायर है। हमने माना कि हमारे इन दो टावर के बीच में, इन दो पोल के बीच में, हो सकता है आपको क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए वीडियो की। तो यहाँ पर ए है, ये आपका बी है। ये दोनों पोल आपके जो दिख रहे हैं इनके बीच जो कंडक्टर लगा है उसमें झोल आ गया। ये सैग जो आया है ये कितना है, यस है, यही आपका झोल है। ये जो इतना डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यस, ठीक है, ये आपका झोल है। वो जो इसकी मतलब की पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन थी जिसमें उसे रहना था, उसमें वो ना रहकर ये झोल इसमें जो आ गया वही आपका सैग है। तो हमें ये आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको निकालना है कि सैग कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है, सैग कितना होगा। तो उसके पहले हम इस पूरे कंडक्टर में, इस पूरे तार के किसी एक स्मॉल पोर्शन को उठाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमने लिखा है एस क्या है, मैक्सिमम सैग है। डब्ल्यू क्या है, वेट है, किसका, कंडक्टर का वेट पर मीटर, मतलब 1 मीटर का कितना वेट होगा वो है, ठीक है। लेंथ क्या है, एल क्या है, ये आपका दो सपोर्ट्स अर्थात दो पोल या फिर कह सकते हैं दो टावर के बीच की दूरी है, जिसे हम स्पेन कहते हैं और इसको हमने एल से डिनोट किया है। और ये दूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, दो पोल के बीच की दूरी है। टी क्या है, टी आपका मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल फोर्स है। बोले तो टेंशन या फिर आप बोले टेंसाइल फोर्स, बात वही है जैसे यहाँ पर आप टी देख सकते हैं। अभी के एक पॉइंट को समझाता हूँ, अब सुनिएगा। अब यहीं पर मेन पॉइंट है इसका, इसी को स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आज के बाद इसमें गलती नहीं होगी और किसी को भी आप बता सकते हैं। सुनिए, ये आपका क्या है, ये इसको कंडक्टर यहाँ पर होना था लेकिन ये झोल आ गया। हम चाहते हैं कि इस पूरे कंडक्टर का सैग निकाले, लेकिन इस सैग को निकालने के लिए किसी एक स्मॉल पोर्शन का पहले आप सैग निकालिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये कंडक्टर जो है इसके मिड पॉइंट पर आपको सैग देखना होता है, इसके मिड पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से हमें स्मॉल पोर्शन लेना है। मतलब ये आपका बीच का पार्ट हुआ, इसके बीच का, ओके, बीच का पार्ट हुआ, इसके जो बीच का पार्ट है हमको यहाँ से देखना है स्मॉल पोर्शन को। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी में किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं कि एक स्मॉल पोर्शन को उठाते हैं। हम मान लेते हैं ये पॉइंट पर, ये जो इसके निर्देशांक हम मानते हैं एक्स और वाई पॉइंट को मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं कि इस साइड से एक्स दूरी है तो आपकी वाई में कितनी दूरी होगी, भाई एक्स का तो आपने वैल्यू लिख दिया, वाई की होगी तो वाई आपकी ये दूरी वाई होगी, ये दूरी क्या होगी, वाई। समझ पा रहे हैं, मतलब ये x दूरी होगा, ये y। कहने का मतलब ये पूरा आपका क्या है, इतना दूरी हम लेंगे पहले, हाफ, इस पूरे का हाफ लेंगे। समझ पा रहे हैं, ये पूरी दूरी जो थी दो पोल के बीच की दूरी L, कैपिटल L थी, और दो पोल के बीच में से आधी करेंगे तो कितना आएगा L का, एक L/2 आएगा, दूसरा भी L/2 आएगा। तो हम उठाते हैं कि इस साइड के बीच की एक दूरी L/2 पूरा लेते हैं, ठीक है, और इसमें से स्मॉल पोर्शन को सॉल्व करके सैग की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली से क्या करिए कि आप एक पॉइंट, हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को लेते ही आपको क्या पता चलेगा, इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट की जो निर्देशांक हम क्या मान रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर आपको क्या है दोस्त कि इस पॉइंट के, जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, इस पॉइंट के हम x, y पॉइंट को मान रहे हैं, ठीक है। अगर x पॉइंट y मान रहे हैं तो इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर x होगी, और उसी प्रकार y में आपकी जो दूरी होगी, ये जो दूरी ये कितनी होगी, y होगी। समझ पा रहे हैं, जब ये x है ये y है, ये x हो गया, ये y, और जो टेंसाइल फोर्स है वो इस प्रकार से यहाँ पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर इतना आपने समझ लिया कि इस पॉइंट का हमने माना है, इस पॉइंट का हमें निकालना है। रुकिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने क्या माना है कि इस पॉइंट की जो दूरी है वो आपके इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से दूरी x है, कितनी है, x है।
अगर ये दूरी टोटल x है तो इन दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी किस, मतलब कंडक्टर के बीच सैग कहाँ निकाला जाता है? अगर एक कंडक्टर आपको दे दिया जाए, उसके बीच आप सैग निकालेंगे तो कहाँ का निकालेंगे? मिड पॉइंट का। तो हम ये मानते हैं यहाँ पर कि इन दो कंडक्टर, जो पूरा कंडक्टर आपका है उसका ये मिड पॉइंट है, इस पर सैग कितना होगा? हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है ना, इसलिए। तो यहाँ पर इसका सैग यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये पूरी दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसके मिड पॉइंट पर एक x/2 होगा और दूसरा भी x/2 होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब हमने मान लिया ये कंडक्टर क्या है कि ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था। इस मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें सैग की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली से ये समझिए कि ये अब हम इन्हें पूरा ये कंडक्टर, जो आपका ये इतना बड़ा कंडक्टर था, जो आपका ये इतना बड़ा कंडक्टर था, अब हमारा ये इतना बड़ा कंडक्टर हो गया। ये हमने जो हमारी जो लेंथ थी वो आपकी कितनी थी? जो L लेंथ थी उसमें से हमने इस L/2 लेंथ में से हमने इस पूरे L/2 लेंथ से हमने केवल x लेंथ ली है। कितना? इस कंडक्टर की केवल x लेंथ ली है। तो अगर इसको पॉइंट को आप 0 मान लीजिए, ठीक है, या O लिख लीजिए, ठीक है, मूल बिंदु आप समझ लीजिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने माना है, यहाँ पर आपने जो माना है, इस पॉइंट पर आप ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट के निर्देशांक हमने x y माना है, तो आपका x एक्सिस से दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? ये x होगी। और जो वर्टिकल होगी वो कितनी होगी? मतलब लंबवत दूरी कितनी होगी? वो y होगी। तो ये दूरी x है और इसका मिड पॉइंट x का, अगर इससे x से दूरी x है तो इसका मिड पॉइंट की दूरी कितनी होगी? तो इसको दो भाग में अगर तोड़ेंगे तो एक x/2 आएगा और दूसरा भी x/2 आएगा। दोनों दूरी x/2 आएंगे और ये दोनों क्या हुई? हॉरिजॉन्टल दूरी। और ये y क्या हुई? वर्टिकल दूरी। ओके, इतना चीज आपने समझ लिया। और इधर लग रहा है टेंसाइल फोर्स T, टेंसाइल फोर्स T। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त कि इस कंडक्टर का जो हमने माना है, ये पूरा कंडक्टर का वेट कितना है? ये W है। मतलब कि खुद जो कंडक्टर दो पोल के बीच बंधे हैं उसका वेट W है। लेकिन हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हमने इस पॉइंट की जब बात किया है और हमने कंडक्टर कितना लिया है? x लंबाई का लिया है। फिर समझिएगा, ये यहाँ से इस पॉइंट तक है, तो इसकी लेंथ कितनी हमने माना है? x माना है। तो जब पूरे कंडक्टर का वेट W है तो x कंडक्टर का वेट कितना होगा? तो WX होगा। कितना होगा? W इंटू एक्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस कंडक्टर का, यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर का हमने W इंटू एक्स माना है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। और जो कंडक्टर का वेट लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? मिड पॉइंट पर लगेगा ना। देखिए, कोई भी बॉडी आपकी है, जैसे कि आप सिंपली यहाँ पर बैलेंस कंडीशन की अगर बात करें, तो अगर एक समान रूप से वो बना हुआ है कोई कंडक्टर, तो उसका अगर कहें कि वेट आपका अगर थोड़ा सा झुकाव होता है तो सैग कहाँ पर लगेगा? उसके मिड पॉइंट पर ही तो लगेगा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, बस अब कंडक्टर को हमने x लंबाई के कंडक्टर को ले लिया। ये जो आपका कंडक्टर है उसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर लग रहा है। ये जो वेट है इस कंडक्टर का इस समय वो W इंटू एक्स है, W इंटू एक्स है। यहाँ पर इसमें हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स T लग रहा है, ठीक है, जो टेंशन है एक प्रकार का। वर्टिकल दूरी इसकी क्या है? Y है। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है? अगर आपका संतुलन की अवस्था में दो बलों के बीच आघूर्ण, स्टूडेंट यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, आपको बुक्स में ये डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, T इंटू वाई इक्वल टू WX इंटू x/2। तो उसमें उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसे आ जाता है, लेकिन ये तरीके से आता है। कैसे आता है आप समझिए। ये एक, जैसे कि आपने बल आघूर्ण पढ़ा है, ठीक है, जो आपने पढ़ते हैं टार्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टार्क और वैसे बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या आप होता है? टाउ इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। आपने पढ़ा होगा लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पर टार्क यहाँ पर लगता है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर मोमेंटम, जिसे आप कहते हैं मोमेंट, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें करना क्या है समझिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है, अन्यथा एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक आप इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, और एक फोर्स इधर T लग रहा है और इसकी परपेंडिकुलर लेंथ Y है। मैंने कैसे लिखा है इस चीज़ को समझिए, T इंटू वाई। हमें T इंटू वाई कैसे लिखा? T इंटू वाई कैसे लिखा पहले ये समझिए। इक्वल टू WX इंटू x/2 कैसे लिखा इसको समझिए। सुनिए पहले, यहाँ पर ये आपका टेंशन T इधर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर लेंथ हमें बताइए कौन सा है? परपेंडिकुलर मतलब जिससे इससे 90 डिग्री बनाए। तो हमें बताइए इससे अगर 90 डिग्री जाएंगे तो यही आएगा।
यही आएगा। और ये लेंथ कितनी है y। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका मिड पॉइंट है, इससे आप जाएंगे परपेंडिकुलर, ये आपका टेंसाइल फोर्स इधर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री पर ये दूरी होगी। इसी पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है, इसी पॉइंट पर हमें टार्क को निकालना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ, आप परपेंडिकुलर फोर्स T हो गया, इसका 90 डिग्री पर लेंथ आपका y आ रहा है। तो मैंने आपको टार्क का क्या कहा, आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब लंबवत दूरी। तो फोर्स कितना है, फोर्स है T, और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर लेंथ है y। तो इसीलिए T इंटू वाई करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पॉइंट पर आपका यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो T लग रहा है। इस फोर्स की लंबवत दूरी आप देख लीजिए क्या है, बस। तो T इंटू वाई आपको आ गया। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखा है, इक्वल टू हमने लिखा है WX इंटू एक्स बाई 2। ये कैसे आया, ध्यान दीजिए। WX लग कहाँ रहा है, पहले उसी को पकड़ लीजिए। WX कहाँ पर लग रहा है, पकड़िए। यहाँ पर आप नीचे देखिए, ये लग रहा है नीचे। इस कंडक्टर X लंबाई का जो कंडक्टर है उसका वेट कितना है, WX है, ठीक है। तो इस कंडक्टर का वेट WX क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, जो कि आपका पृथ्वी की तरफ नीचे भार जो लटका हुआ है उस कंडक्टर का फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस कंडक्टर का जो भार है ये नीचे की तरफ जो लग रहा है, इस कंडक्टर के 90 डिग्री पर बताइए कौन सी दूरी है, 90 डिग्री पर। अच्छा आप ये बताइए, ये आपकी कंडक्टर WX लग रहा है, इसका मिड पॉइंट कौन है, इस पूरे कंडक्टर का मिड पॉइंट कौन है, यही तो है x/2, ठीक है। तो अगर ये फोर्स आपका, ये फोर्स इस प्रकार लग रहा है, तो इसका 90 डिग्री कौन बना, आप हमें बताइए। 90 डिग्री x/2 ही तो बना दोस्त। आप देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ T इंटू वाई, इसका 90 डिग्री बना, तो T इंटू वाई आपने कर दिया, ओके। इसका WX ये भार लगा हुआ है, इसका 90 डिग्री पे ये जो दूरी है, ये x/2 जो आप देख रहे हैं, यही दूरी तो है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका हो गया, और 90 डिग्री पर आपका ये आपकी दूरी हो गई। तो WX इक्वल टू क्या, WX इंटू x/2, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर लेंथ ये आप लेंगे तो y हो जाएगा T इंटू वाई, और अगर वेट को आप लेंगे तो इस मिड पॉइंट को उठाइए, और WX नीचे लटक रहा है जो आपका वेट क्या है, इस कंडक्टर का जो x लेंथ का है, ठीक है, इसका नीचे जो वेट है इसी के 90 डिग्री पर आप देख लीजिए, इसका 90 डिग्री कौन होगा, इसका 90 डिग्री अगर देखेंगे तो ऐसे आप देख लीजिए, दोनों तरफ ये 90 डिग्री आप देखिए। तो अगर 90 डिग्री देखेंगे तो इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, x/2, तो यही तो आपका 90 डिग्री पर हुआ। तो WX इंटू x/2, इसीलिए हम यहाँ पर एक टार्क जो इधर लग रहा है और दोनों टार्क को हमें दिखाना है इक्वल। मतलब कहने का मतलब एक आपका इस साइड में फोर्स लग रहा है, एक इस साइड में फोर्स, एक इस साइड में फोर्स लग रहा है, एक इस साइड में फोर्स, इन्हीं दोनों टार्क को आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्या है टार्क, तो T इंटू वाई इक्वल टू WX इंटू x/2। अब आप समझ गए होंगे कैसे ये आता है, ठीक है। डायरेक्ट मैं फार्मूला इसलिए नहीं बताया, अन्यथा उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, कि जिसको मैं आपको समझाया ना वही मेन पॉइंट है, स्टूडेंट उसी को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो अभी मैंने एक स्मॉल पोर्शन का निकाला, तो इसको जब आप y इक्वल टू करेंगे तो y इक्वल टू आपका आएगा WX², ये x मल्टीप्लाई होकर WX², T आपका नीचे जाएगा तो 2T हो जाएगा। तो y इक्वल टू WX²/2T हो गया। ये जो y है वो है क्या, अच्छा ये बताइए, y है क्या, y एक प्रकार का सैग है। ये आपका एक इतने स्मॉल कंडक्टर का है, लेकिन हम तो पूरे कंडक्टर का सैग चाहते हैं। तो पूरे कंडक्टर का जो ये y सैग आप देख रहे हैं, पूरे कंडक्टर का सैग कितना है, ये s। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सैग है वो s है। तो इसलिए इस पूरे कंडक्टर का सैग निकालने का मतलब y की जगह पर यस रख दीजिए, y की जगह पर यस रख दीजिए। तो वही हमने किया है। यहाँ पर जो फार्मूला आया है y इक्वल टू WX²/2T, उसमें आप देखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ जो ऐसे है वो y है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, उसकी जगह पर आप यस रख देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है x जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसकी जगह पर आप L/2 रख देंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपकी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल आपने x माना है और परपेंडिकुलर आपने y माना है। अगर सैग की बात करें तो जो y सैग है, अगर पूरे कंडक्टर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यस। तो y की जगह पर इसीलिए हम यस रखेंगे, और जो ये x दूरी है इस पूरे कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो उसकी जगह x की यहाँ पर इसीलिए क्या रखते हैं, L/2 रखते हैं। x की यहाँ पर क्या, L/, मतलब ये स्मॉल पोर्शन का हमने निकाला था। हम इस पूरे कंडक्टर का अगर सैग चाहिए इस यहाँ तक का, तो x की यहाँ पर क्या रखेंगे, L/2 ही तो रखेंगे, क्योंकि हमने जो फाइंड आउट किया है यहाँ तक का फाइंड आउट किया है। अब चलिए समझ लीजिए,
अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हम रख देंगे, पॉइंट को समझिए, जब रख देंगे x के यहाँ पर L/2 इस वैल्यू में, किस वैल्यू में, जो अभी आपने निकाला था wx²/2t, तो ये x हो गया। y की जगह पर रखेंगे क्या, y = s, तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू w, x की जगह पर क्या रखेंगे, L/2, तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका 2t हो जाएगा, ऊपर आपका L² हो जाएगा, नीचे जो ये 2² होगा नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त, WL² ऊपर आपका रहेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 8t। तो फाइनली जो आपका सैग आया वो S = WL²/8t आया। कितना, S = WL²/8t। ये सैग है, किसका सैग है, ये दो पोल के बीच का, ये जो कंडक्टर लगा हुआ है दो पोल के बीच का, ये पूरे का अब आपने सैग निकाल लिया। अब इसमें आप देखेंगे जो आपका कितना आया फार्मूला, जो आपका ये फार्मूला आया है S = WL²/8t जो आया है, इसमें आप देखेंगे T मतलब टेंशन भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स ये भी है, L दो आपके टावर या पोल के बीच की दूरी L स्पैन भी है, W कंडक्टर का वेट भी है, साथ में सैग है, तो किस किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है आप देख पा रहे हैं। हमने आपको एक पॉइंट जो कहा था कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² होता है स्पैन के, वो इसी फार्मूले से आता है, और जो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होता है, इनवर्सली मतलब टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इसी फार्मूले से आप फाइंड आउट करते हैं। और 100% इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन कि आपसे पूछ लेगा कि अगर हम यहाँ पर दो पोल के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो सैग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर दो सैग के बीच की दूरी, दो पोल के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, दो पोल के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप जो दो पोल हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ाते हैं, L की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे अगर आप इसकी L की 2 मीटर इसको बढ़ाते हैं तो सैग आपका लगभग 4 मीटर इसका डबल बढ़ता है। क्यों दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर दो पोल की बीच की दूरी अभी इतनी है, अगर इन्हीं पोल की बीच की दूरी को ज़्यादा कर दिया जाएगा तो जो कंडक्टर का वेट है वो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, अगर दो पोल हैं अभी पास हैं, अगर x दूरी पर हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि आपने 3x दूरी पर कर दिया, तो इसकी जब दूरी को बढ़ा देंगे आप, तो इसमें जो कंडक्टर है वो ज़्यादा लगेगा। जब कंडक्टर ज़्यादा मतलब उनका वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि दो सपोर्टर्स, दो पोल के बीच की अगर दूरी आप बढ़ाते हैं तो आपका सैग उसका स्क्वायर बढ़ता है। ओके, और यहाँ पर T आपको जो दिया है टेंशन, अगर आपका सैग बढ़ता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ घटती है, और अगर सैग घटता है, सैग आपका उनके बीच के दो पोल के बीच की दूरी जो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर में सैग कम होगा तो उसमें टेंशन आपका क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ये पॉइंट से इसको फार्मूला से ये पता चलता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग एंड वाइंड लोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आइस लोडिंग और वाइंड लोडिंग का मतलब यहाँ पर ये है, आइस लोडिंग का मतलब बर्फ़ की परत जब उस पर डिपोजिट हो, मतलब जम जाए, या फिर आपकी वाइंड लोडिंग का मतलब जब आपकी हवा का प्रेशर आपके कंडक्टर वायर पर पड़े तब क्या होगा, उसका इफेक्ट आपके सैग पर क्या पड़ता है, ये पॉइंट समझाना है। तो देखिए, अभी सिंपल ये आपका एक कंडक्टर है, एक सिंपल अगर एक कंडक्टर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सेल्फ खुद का वेट होगा। पहले समझिए, आपका खुद का एक वेट है, अगर आपके ऊपर एक यहाँ पर कह सकते हैं 5 किलो के सामान को आप ले लेते हैं तो एक्स्ट्रा उसको आप आइस वेटिंग समझिए। क्या है, आइस वेट मतलब बर्फ़ का भार आप पे बढ़ गया, प्लस उल्टा आप पे हवा चल गई तो आपके पास खुद का वेट प्लस उस सामान का वेट प्लस एयर प्रेशर, मतलब जो हवा आंधी चल रही उसका। तो इस प्रकार आपके ऊपर एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रेशर अर्थात सैग बना, उसको सैग समझिए। तो अगर यही चीज़ आप अपने कंडक्टर पर जो दो टावर के बीच पे लगा उसी पर इम्प्लीमेंट कर दें, उस पर हम कहें तो सेम वही है कि आपका एक सिंपल कंडक्टर था दो पोल के बीच। अब उस कंडक्टर में क्या हुआ, जो बर्फीली एरिया में रहते हैं कंडक्टर, जहाँ पर सप्लाई भेजी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर जो दो पोल के बीच कंडक्टर लगे उसमें धीरे धीरे क्या होती है, बर्फ़ जब गिरती है तो उसमें जम जाती है, और बर्फ़ जमने के बाद अगर वही बर्फ़ के साथ में हवा चल गई तो एयर प्रेशर भी बन गया। तो इन्हीं कारणों से क्या इफेक्ट पड़ेगा सैग पे, वो पॉइंट समझिए। तो पहले देखिए, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर उसका डायमीटर d था, कितना था, d था, मतलब सेल्फ वेट था तब। लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से मैंने जो बनाया है, यहाँ पर
ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये आइस का वेट है। बोले तो जो बर्फ है इसके ऊपर, इतने में इसके ऊपर बर्फ जम गई है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जब बर्फ जम गई, हमने माना वो टी मोटाई की बर्फ इसके ऊपर जम गई। कितनी? टी मोटाई की। इसके ऊपर भी टी मोटाई की बर्फ जम गई। कहने का मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में एक आपका कंडक्टर है तो उसमें पूरे में जमेगा, तो यहाँ पर भी टी आपका इस प्रकार से, यहाँ पर भी आपका टी इस प्रकार से। तो कहने का मतलब अगर कहें तो इसका अब डायमीटर कितना हो गया, तो इसका टोटल अब डायमीटर कहें तो डी प्लस 2टी हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं 2टी कैसे किया? भाई टी ये हुआ और टी यहाँ पर हुआ, बीच में क्या है, ये इसका जो सेल्फ खुद का कंडक्टर का था वो डी था, तो डी और टी मिलकर 2टी, तो डी प्लस 2टी अब इसका डायमीटर हो गया। कब? जब इसमें बर्फ जम गई। अब बर्फ जम गई, अब प्लस इसमें एयर, हवा का प्रेशर आ गया। अब इसमें हेयर मतलब वहाँ पर आंधी तूफान ये चली तो बर्फ जमा था प्लस आपकी हवाएं चली, उसके कारण भी उस कंडक्टर पर प्रभाव पड़ेगा सैग का। तो मतलब सैग पर प्रभाव पड़ेगा इन सभी का। तो बर्फ जम गई, एयर प्रेशर हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, एयर प्रेशर आपका बना, मतलब हवा इस पर चली। तो यहाँ पर अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जो आपका वेट है, सुनिएगा ध्यान से, आपका ये दो पोल के बीच आपका टावर में लगा हुआ है कंडक्टर, ये कंडक्टर लगा हुआ है। जब इसमें सैग बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ काम करेगा। जो वेट होगा कंडक्टर का, वो तो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वो नीचे उसके सेंट्रल पर ही काम करेगा। तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो सैग होगा, जो वेट होगा ये आपके पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ काम करेगा। कौन? जो आपका कंडक्टर का सेल्फ वेट प्लस आइस वेट, मतलब जो बर्फ जम गई और प्लस खुद का वेट, तो वो हमने दर्शाया है W प्लस WI। मतलब W क्या है, ये खुद का वेट है कंडक्टर का, और WI क्या है, आइस का वेट है, मतलब जो बर्फ जम गई है उसका वेट है। तो ये नीचे काम करेगा, इसीलिए हमने दिखाया है ये नीचे की तरफ। W प्लस WI ये वर्टिकल नीचे की तरफ काम करता है। अगर आपसे कहें कि हवा किधर काम करेगा, तो हवा का जो होगा ये इस प्रकार से। अगर हम मानते हैं कि आपकी हवा इधर से चलती है, कंडक्टर पर पड़ती है, तो ये तो हॉरिजेंटल काम करेगा। अगर इधर से भी हवा चलेगी तो आपका क्या होगा, हॉरिजेंटल ही काम करेगा वो। मतलब जो आपका हवा का झोंका लगेगा वो आपका हॉरिजेंटल लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका नीचे की तरफ उसको दाबेगा। नीचे की तरफ जो कर रहा है वो W प्लस WI यहाँ पर कर रहा है, जो वेट खुद का प्लस आइस का वेट है। और जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया एयर प्रेशर, ये हॉरिजेंटल इस प्रकार से। इसीलिए देखिए यहाँ पर W हमने लिखा है। W का मतलब तो वेट, वो बड़े वाले W का वेट हो गया। जो सफिक्स में हमने लिखा है W स्मॉल में, वो आपका है वाइंड मतलब हवा का प्रेशर। तो हवा के प्रेशर के कारण वेट क्या होगा, उस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नीचे हॉरिजेंटल में खुद का प्लस आइस का वेट है, इधर आपका वाइंड का अर्थात एयर प्रेशर के कारण आपका वेट है, जो कि हॉरिजेंटल आपका वर्क करेगा। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें भाई ये भी हमें पता है, ये भी पता है, लेकिन हमका रिजल्टेंट चाहिए, हमें इसे रिजल्टेंट, इसका परिणामी चाहिए। तो परिणामी कैसे निकालते हैं? अगर दो इस प्रकार से दिए हैं वेक्टर, तो इनके बीच से ही तो परिणामी हम निकालेंगे। तो इसका हम ले लेते हैं बीच का, इसका परिणामी रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट WT आता है, मतलब इसका वेट, टोटल वेट कितना आएगा। तो टोटल वेट देखिए आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है और कुछ नहीं किया। तो देखिए जैसे ये वेट आपका यहाँ पर W यहाँ पर है, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं W। तो यहाँ पर टोटल अगर आप कुल मिलाकर आप फार्मूला तो आप लगा लेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो W अगर आप निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसका वेट मतलब इस अंडर रूट W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस इसका W का होल स्क्वायर। W किसका है पहले समझ लीजिए, W खुद का वेट है, WI किसका है, ये आइस का वेट है, W किसका वेट है, ये आपके हवा के कारण जो प्रेशर है उसका वेट है। ठीक है, और WT क्या है, ये सभी को मिलाकर टोटल वेट है। और कैसे है फार्मूला, W2 इक्वल टू अंडर रूट W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WW स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये tan थीटा क्या निकाला गया है, tan थीटा आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जब लंब बटे आधार आप करेंगे तो ये आपका लंब है और आधार कौन है, आधार आपका ये है। तो लंब कौन होगा, लंब ये है, इसके पैरेलल में है, तो जो WW यहाँ है ये WW यहाँ पर होगा, मतलब WW अपान W प्लस ये सफिक्स में है W। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा है, WW अपान W प्लस WI, ये आपका tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू।
ठीक है, ये फार्मूले मतलब आपके एज ए न्यूमेरिकल बेस पे पूछ लिए जाते हैं, तब के लिए काम आते हैं। एक हमने लिखा है वर्टिकल सैग। देखिए वर्टिकल सैग का मतलब क्या है, ये वाला। हॉरिजेंटल सैग का मतलब ये वाला। तो वर्टिकल सैग की अगर बात करें तो W+I जो हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। वर्टिकल सैग की बात करें तो वर्टिकल सैग आपका होता है cos थीटा, S cos थीटा, और हॉरिजेंटल होता है S sin थीटा। क्या होता है, S sin थीटा। तो यहाँ पर वर्टिकल आपका है S cos थीटा, S cos थीटा। ये क्या है, ये आपका S cos थीटा इस प्रकार से लगेगा। इधर आप देखेंगे तो S sin थीटा लगेगा, S sin थीटा। ओके, ये S cos थीटा, इधर आपका S sin थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू से इससे आप फाइंड करिए। cos थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ये आधार हो गया W+WI। ठीक है, आधार कौन सा हुआ, एक मिनट, लंब बटे आधार बटे कर्ण आप जब यहाँ पर लगाते हैं तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। ये एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा, एक मिनट, यहाँ लिखने में ये गलती हुई है। ठीक है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह पर यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखना है आपको, और sin थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखना है। कहने का मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण आपका होगा। तो आधार कौन है, W+WI अपान कर्ण कौन है, कर्ण आपका यहाँ पर WT हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लिखेंगे। अगर यहीं पर आपसे पूछता है, यहीं पर आपसे sin थीटा अगर पूछेगा, मतलब S sin थीटा अगर आपसे लिखेगा तो S sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा W अपान कर्ण कौन होगा, WT होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हुआ है। cos थीटा की जगह पर आप sin थीटा, ये लिखने में जल्दी में गलती हुई है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू, जो अभी मैं आपको तेज़ी के साथ बताया था कि जो आपका W है वेट ऑफ वाइंड है, WI क्या है, ये वेट ऑफ आइस है, W2 क्या है, WT आपका टोटल वेट है, W क्या है, ये सेल्फ वेट ऑफ कंडक्टर है, मतलब खुद का वेट है। ठीक है, थोड़ा इस साइड में मैंने ये चीज़ आपको समझाया है कि अगर आपसे फार्मूला थोड़ा सा एडवांस बताया है या फिर आपके सिलेबस के अंतर्गत है, लेकिन इस चीज़ को आप छोड़ते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए हमने ये लिखा है WI, मतलब आइस का वेट अगर आपको निकालना है तो कितना होगा, मतलब उस जो कंडक्टर है उसमें जो बर्फ़ जमी है, हम चाहते हैं केवल उसी का वेट। ठीक है, हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें केवल उसी का वेट चाहिए। तब ये आपका WI इक्वल टू वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ पर हम पर यूनिट की बात करेंगे, मतलब मीटर में बात करेंगे। जैसे लेंथ होगी हम उसको L की वैल्यू 1 रख कर चलेंगे। सुनिएगा, WI इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस। देखिए आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। भार बराबर क्या होता है आप बताइए। अगर हमारा यहाँ पर जो आपका फार्मूला है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, उसी से हम लगा रहे हैं द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इंटू वॉल्यूम मतलब आयतन। तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, और वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, मतलब उस कंडक्टर में जो आपका आइस की वॉल्यूम है उसकी वैल्यू लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप WI इक्वल टू लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ आइस, मतलब उस बर्फ़ की क्या डेंसिटी है, हमने मान लिया डेंसिटी को वैसे रो से दिखाते हैं, आइस की है तो हमने रो आई लिख दिया। ठीक है, तो आपका WI इक्वल टू रो आई इंटू हमने लिखा है यहाँ पर π/4 D+2T का होल स्क्वायर माइनस T स्क्वायर इंटू 1। अच्छा ये कैसे लिखा, देखिए दोस्तों आपको पता है अभी फार्मूला ये हमने आपको जैसे बताया, ये आपका क्या है π/4 है, π/4। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप लिखेंगे π/4, फिर क्या लिखेंगे आप, फिर क्या लिखेंगे D स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर D स्क्वायर नहीं लिखना, हमें चाहिए इस जो आपका ये कंडक्टर है इसका नहीं चाहिए, हमें जो इसमें आइस है उसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से अगर कंडक्टर को हम घटा दें तो हमें आइस वाला मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी दूरी D है, ये पूरी दूरी D है। अगर इसी पूरी दूरी नहीं, पूरी दूरी तो आपकी D माइनस D+2T है, D+2T है। अगर इसी में से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, D+2T में से अगर हम D स्क्वायर की वैल्यू को घटा दें, कहने का मतलब आप लिखेंगे π/4 और D माइनस D+2T का होल स्क्वायर में से माइनस π/4 इंटू D स्क्वायर, इसको आप माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब टोटल अगर आपसे डायमीटर कहा जाए कितनी है, टोटल D+2T ही तो है टोटल। इसमें से अगर D को आप निकाल देते हैं तो इस पूरे कंडक्टर में से क्या आपको मिल जाएगा, आइस जो जमा है उसका हमें डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमें चाहिए।
तो हमें वही जब चाहिए तो आप क्या करिए, d+2t में से d+2t का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर दिए, कुछ किया नहीं गया है। जैसे आपका π/4 r स्क्वायर होता है उसी प्रकार से π/4 d स्क्वायर है, समझ रहे हैं। जैसे आपका π/4 आपका जैसे देखिए πr स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, अगर r की जगह पर आप कहेंगे तो कितना होता है, r बराबर कितना होता है, ये आपका कितना हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, d/2 होता है डायमीटर, मतलब d इक्वल टू कितना होता है 2r होता है। तो अगर आपका r की जगह पर d/2 रखेंगे तो कितना होगा, πr²/4 हो जाएगा। तो वही फार्मूले से बन रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। r की जगह पर यहाँ पर जो है वो अब d हो जाएगा, मतलब πd²/4 हो जाएगा। तो d की जगह पर हम क्या रखेंगे, यही डायमीटर रखेंगे। तो ये डायमीटर पहले d था लेकिन आइस जम गया तो d+2t हो गया। हमें आइस का निकालना है तो d+2t का होल स्क्वायर में से हम d स्क्वायर को माइनस कर देंगे कंडक्टर का, तो हमें आइस वाला मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आइस का मिल गया, इंटू 1 हमने किया है। ये हम आइस पर यूनिट लेंथ में निकाल रहे हैं, मतलब यूनिट लेंथ में निकाल रहे हैं, 1 मीटर की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर w स्क्वायर होगा ρi π/4। इसको आप थोड़ा स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो d+2t का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4dt प्लस d स्क्वायर होगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कैंसिल, यहाँ पर t स्क्वायर प्लस dt बचेगा। इसमें से और कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस, wi इक्वल टू πt d+t इंटू ρi, ये आपका कंप्लीट इसका फार्मूला हुआ। अगर न्यूमेरिकल बेस पे या डायरेक्टली फार्मूला देखते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़र से। ओके, या फिर आगे आपके कंपटीशन के बेस पर भी ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे थोड़ा सा और पॉइंट बात करें कि बर्फ रहित चालक पर वायु दाब क्या होगा, बर्फ रहित चालक पर वायु दाब का होगा, इसको समझते हैं। और बर्फ युक्त चालक पर, मतलब जब बर्फ उस कंडक्टर पर नहीं है तब वायु दाब का होगा, और जब बर्फ जमा है, अगर बर्फ नहीं है अर्थात केवल आपका कंडक्टर खुद है और उस पर हवा चल रही है, तब उसका वेट क्या होगा। और जब बर्फ जमा है और हवा उस पर लग रही है तब कंडक्टर का वेट क्या होगा, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका उस पर बर्फ रहित होगा अर्थात बर्फ नहीं है, केवल कंडक्टर है, तो उसका में फार्मूला होगा आपका डेंसिटी, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका डी हो गया, लेंथ हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर सॉरी दोस्तों, डी जो है, डी है वो डायमीटर है, किसका, डायमीटर है, कंडक्टर का डायमीटर है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपका डी डायमीटर हो गया, एल आपका लेंथ हो गया, ठीक है, जो कि पर यूनिट लेंथ है, और पी आपका प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर अगर एयर प्रेशर को हम 75 मानते हैं, 75, तो आपका 75 डी आपका आया क्या, एयर प्रेशर कंडक्टर वेट, कब, जब उस पर आपका आइस नहीं जमा है। अगर आइस जम जाती है तब वायु प्रेशर फिर कारण वेट कितना होगा, तो W प्लस WI, मतलब W मतलब कंडक्टर के एयर के कारण वेट प्लस कंडक्टर का आइस के कारण वेट, दोनों जोड़कर कितना आएगा, तो तब आपका d+2t होगा। चूँकि आपने देखा कि इस कंडक्टर की पहले डायमीटर d थी, बाद में इस कंडक्टर की जो इस पर बर्फ जम गई उसके कारण d+2t हो गया, कितना हो गया, d+2t हो गया। तो टोटल डायमीटर d+2t हो गया। तो इसी कारण फार्मूला आप देखेंगे इसमें वायु दाब d+2t इंटू आपकी जो पर यूनिट लेंथ प्लस प्रेशर किसका, ये आपका वाइंड एयर का प्रेशर प्लस d+2t। अगर एयर प्रेशर आप 75 इसकी वैल्यू रखते हैं तो आपका 75, तो आपका एयर के कारण प्लस आपके बर्फ और एयर के कारण प्रेशर के कारण जो वेट होगा वो आपका 75 d+2t होगा। अगर वहीं पर आपका उस कंडक्टर में बर्फ नहीं जमी, केवल एयर के कारण प्रेशर है, तो उस समय 75 d होगा, अर्थात 75 d होगा। यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट के, इसमें जितने भी सैक के हो सकते हैं, मैंने सभी पॉइंट को आपसे डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, तो यहाँ तक देखा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप जरूर लिख के जाइएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आप कितना सीरियस थे और चीज़ों को कितने ध्यान से देखा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत के साथ एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की, एक बार नहीं आया, 4 बार मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करूँगा आप यहाँ तक देखेंगे तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।